तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे फिर से इसके सेकेंड पार्ट की ओर चलेंगे। ये वीडियो का हमारा सेकेंड पार्ट है ओथेलो का। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं इसके पहले पार्ट पर। ओके, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक्ट सेकेंड और सीन फर्स्ट से। एक्ट सेकेंड और सीन फर्स्ट में क्या चर्चा चलती है ओथेलो की, वहाँ से कहानी चलेगी। कहानी क्या, जब एक्ट सेकेंड की शुरुआत होती है तो ड्यूक के आदेश पर ओथेलो तथा उसके शीघ्र साथी जो है वो साइप्रस पहुंचने की तैयारी करते हैं और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों। तो चलो इस एक्ट सेकेंड और सीन फर्स्ट को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ओथेलो की कहानी क्या है। हमारा पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ओथेलो को। ओथेलो जो पब्लिश कराई गई थी वो कब कराई गई थी, हम उस बात का चर्चा करेंगे। यानी कि पब्लिश तो ये कराई गई थी 1622 में, लेकिन लिखी गई 1603 में और इंग्लैंड में। इसका पूरा नाम हमने आपको बताया था कि इसका पूरा नाम क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, या इसका दूसरा नाम है द मूर ऑफ वेनिस। ओके, और ये रेनेसा पीरियड में लिखी गई दोस्तों। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्ट्स के बारे में कि आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। पहली वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं और इसका ट्रैजिक हीरोइन जो है वो डेस्डेमोना दिखाई जाती है। इसके बाद में इसका एंटागोनिस्ट जो होता है वो यागो होता है। प्रोटोगोनिस्ट जो होता है वो कौन होता है, ओथेलो होता है। इसका जेनर जो दिखाया जाता है ट्रेजेडी है। इनकी 4 ट्रेजेडीज में से ये भी एक बहुत जो है फेमस ट्रेजेडीज है। तो अब आपको ओथेलो के बारे में भी हमने बताया था। ये ओथेलो कौन होता है, एक जर्नल दिखाया जाता है। ओके, मूर होता है और ट्रेजिक प्रोटोगनिस्ट होता है। इसके बाद में ब्रेवेंशियो जो होता है वो भी क्या होता है, डेस्डेमोना का फादर दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट डेस्डेमोना जो होती है वो ब्रेवेंशियो की डॉटर होती है और ओथेलो की पत्नी दिखाई जाती है। यागो जो एक विलेन दिखाया जाता है, खलनायक है यहाँ पर, अमरीश पुरी समझो इसको। ओके, डैनी। इसके बाद में हम यहाँ पर माइकल कैसियो की बात करेंगे। ये माइकल जो कैसियो है वो लवर ऑफ बियंका दिखाया जाता है। ओके, ये बियंका से बहुत ज़्यादा, बियंका और कैसियो आपस में प्यार करते हुए दिखाए जाते हैं और ये कैप्टन दिखाया जाता है। बिलव्ड कैप्टन होता है ओथेलो का और ये लॉयल भी होता है। दूसरा इमेलिया जो है वो यागो की पत्नी दिखाई जाती है। बियंका जो है वो हम बता चुके हैं किसकी, कैसियो की लवर है। रोड्रिगो जो है एक फूल दिखाया जाता है जो कि डेस्डेमोना के साथ प्यार में होता है और डेस्डेमोना से शादी करना चाहता है। ग्रेसियानो ब्रेवेंशियो का भाई दिखाया जाता है। लोडोविको जो है वो डेस्डेमोना का कजिन दिखाया जाता है। मोन्टानो ये प्रेडिसेसर गवर्नर दिखाया जाता है साइप्रस का। ओके, और बाकी कुछ छोटे मोटे होते हैं। इसके बाद कहानी चलती है। अब कहानी की शुरुआत यहाँ से होगी। हमने बता चुके थे एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड की। सीन फर्स्ट, ड्यूक के आदेश पर, जो ये ड्यूक होता है उसके आदेश पर ओथेलो जो है वो साइप्रस जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दृश्य साइप्रस के समुद्र तट का है। समुद्र के तट का है जहाँ वहाँ का कमांडर मोन्टानो, इस समय साइप्रस का कमांडर कौन है, मोन्टानो है। अभी अभी हमने आपको बताया है उसमें मोन्टानो ओथेलो के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। मौसम बहुत खराब है और चारों ओर भयंकर तूफान चल रहा है और ये सभी इसे देखकर बहुत बेचैन और असहाय हैं। वे ओथेलो की सुरक्षा के प्रति डरे हुए हैं और अन्य लोग भी उसके साथ आ रहे हैं। उनके वार्तालाप से हमें ऐसा पता लगता है कि संभवतः तुर्कों का जहाजी बेड़ा सुरक्षित नहीं बचेगा। यद्यपि इस विचार से कि शत्रु के जहाज पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे उन्हें कुछ संतोष मिलता है। तब तक ये खबर आ जाती है कि जो तुर्की जहाजी बेड़ा था जो कि साइप्रस की ओर बढ़ रहा था वो तूफान में वो जहाजी बेड़ा नष्ट हो गए हैं। इससे थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है इन लोगों के लिए। परंतु यहीं पर विचार ओथेलो
के बारे में परेशान कर देता है, क्योंकि ओथेलो अभी तक वहाँ पर पहुँचा नहीं है। शीघ्र ही कैसियो वहाँ पहुँचता है, लेकिन जो कैसियो होता है वो शीघ्र ही, जो कि ओथेलो का लेफ्टिनेंट है, वो शीघ्र ही वहाँ पर पहुँच जाता है और दृढ़तापूर्वक सूचना देता है कि तुर्की बेड़ा नष्ट हो चुका है। ओके, और वह इस विनाश का गवाह है। तूफान बहुत भयानक है। अभी तक ओथेलो के बारे में कुछ भी पता नहीं है, परंतु कैसियो को दृढ़ विश्वास है कि उसकी कोई हानि संभव नहीं है। यागो तथा डेस्डेमोना भी वहाँ सुरक्षित पहुँच जाते हैं, जिससे उससे उन्हें आशा की जाती है कि ओथेलो को कोई खतरा नहीं है। वे सब उसके सुरक्षित आगमन की सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर के प्रतीक्षा करते हैं। वे सभी डेस्डेमोना तब तक पहुँच जाती है और सभी लोग डेस्डेमोना का खुले दिल से स्वागत करते हैं, परंतु वह चिंतित है कि उसके पति डेस्डेमोना को भी बहुत चिंता सताई जा रही है कि उसका पति के संबंध में अभी भी कोई सूचना नहीं मिली है और सूचना की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है कि कोई पॉजिटिव सूचना, कोई अच्छी सूचना उसके पति के बारे में आए। एक क्षण के बाद ओथेलो के यहाँ सुरक्षित पहुँचने की सूचना आ जाती है। सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी बीच यागो व्यर्थ की बातें आरंभ कर देता है करना और स्त्रियों से घृणापूर्ण व्यवहार के बारे में लंबी बात करता है कि उसमें कोई गुण नहीं, उनमें जो स्त्रियां होती हैं उनमें किसी तरीके की कोई क्वालिटी नहीं होती है, कोई किसी तरीके के गुण नहीं होते हैं और इस प्रकार वह सबका मनोरंजन करने का प्रयत्न करता है। इसके बाद में सलीली को बोलता है वो यहाँ पर और दृढ़ निश्चय करता है कि वह कैसियो को किसी न किसी प्रकार उसके पद से वंचित कर देगा। ये तो शुरुआत से ही उसके मस्तिष्क में चल रहा था, षड्यंत्र करता रहता है लगातार, परंतु तभी वहाँ ओथेलो पहुँच जाता है। सेनानायक तथा डेस्डेमोना एक दूसरे को देखकर अति प्रसन्न होते हैं और एक दूसरे का लंबा चुंबन करते हैं। ओथेलो उसे अपने जीवन का सबसे भाग्यशाली क्षण मानता है, जबकि डेस्डेमोना ईश्वर से अपने जीवन को शांतिपूर्ण व आनंददायक बनाने की प्रार्थना करती है। उन्हें इस प्रकार प्रेम करते हुए यागो प्रसन्न नहीं होता। यागो जो है वो जब डेस्डेमोना और ओथेलो एक दूसरे को इस तरीके से दिल से प्रेम कर रहे थी तो यागो को अंदर से जेलसी हो रही थी, जलन हो रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदर से ये प्रसन्नता नहीं मिलती, लेकिन क्या करे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अत्यधिक ईर्ष्या हो रही थी इस बात को लेकर के, क्योंकि वह दूसरों के जीवन में आनंद सहन ही नहीं कर सकता है। कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है कि जिन्हें दूसरों की खुशियाँ देखी नहीं जाती हैं। ओथेलो उन्हें अब एक खुशखबरी देता है कि जो तुर्की जहाज था, तुर्क थे, वो डूब गए हैं और इस प्रकार कैसियो की सूचना सही सिद्ध हो जाती है। इससे पहले कैसियो इस सूचना को दे चुका होता है कि तुर्की बेड़ा तूफान में नष्ट हो चुके हैं और यागो अपनी योजना रोड्रिगो को बताता है। अब ये यागो वहाँ पर जो है अपनी चाल चलना शुरू कर देता है, षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है और वह अपनी प्लान के बारे में रोड्रिगो को बताता है। क्या बताता है कि कैसियो को कैसे अपमानित कर सकता है वो, कि कैसियो को तुम अपमानित कैसे करोगे। वह ये संदेह प्रकट करता है कि पहले से ही वह उससे प्रेम करती है। यदि रोड्रिगो इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यागो उसे चुप रहने की धमकी देता है। यागो उसे विश्वास दिलाता है कि ओथेलो और डेस्डेमोना का प्रेम बहुत थोड़े समय के लिए है। ये यागो हमेशा रोड्रिगो को यही विश्वास दिलाता है कि ओथेलो और जो डेस्डेमोना है इनका प्रेम संबंध जो है, इनकी शादी बहुत कम समय तक ही टिकेगी, बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इस तरीके की दिलासा वो उसको दिलाता रहता है। इसका कारण ये है कि डेस्डेमोना का संबंध सम्मानित परिवार से है, जबकि ओथेलो केवल एक मूर है। मूर का मतलब हबसी, एक काला व्यक्ति होता है। ओके, इसके अतिरिक्त उसकी आयु भी में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। कहाँ वो इतनी अधिक आयु का है और वो एकदम काला कुरूप है, और दूसरी तरफ डेस्डेमोना को देखो, वो बहुत ही कम उम्र की है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम वाइट सफ़ेद है, और ओथेलो की आयु काफ़ी अधिक है। इसलिए
वो उसे विश्वास दिलाता है कि इन दोनों की जो मैरिज है, शादी है, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि डेस्डेमोना कोई अन्य विकल्प जो है वो तलाश लेगी जो अधिक सुंदर, युवा और गुणवान होगा वह उससे प्यार करने लगेगी। और यहाँ पर यागो ये भी कहता है, मुझे लगता है कि कैसियो से अधिक अच्छा कोई नहीं हो सकता। अर्थात वो किसको विकल्प तलाशेगी? डेस्डेमोना जो है वो कैसियो को अधिक प्यार करने लगेगी। यागो उसे बताता है संभवतः उसमें पहले से ही अवैध संबंध हैं। और यागो रोड्रिगो को ये भी बताता है कि डेस्डेमोना और कैसियो के जो है नाजायज संबंध पहले से ही हैं, बस इनको तुम्हें प्रूव करना है। ओके, रोड्रिगो के लिए यह सूचना आश्चर्यजनक है क्योंकि वह सरलता से ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि डेस्डेमोना कभी ओथेलो को धोखा दे सकती है। और वास्तव में डेस्डेमोना ने अंत तक, जब आप हमारी इस कहानी को सुनोगे, तो डेस्डेमोना से ज़्यादा लॉयल कोई नहीं था। पूरे के पूरे हम इस ट्रेजेडी में डेस्डेमोना से ज़्यादा बेहतर, अच्छा कैरेक्टर हम किसी को नहीं समझते। डेस्डेमोना और कैसियो दोनों ही अच्छे होते हैं। यहाँ पर बियांका का भी कैरेक्टर अच्छा दिखाया जाता है। कैसियो शराब का आदी है और रोड्रिगो बिना बात उसे क्रोधित करने के लिए तैयार है। इसके बाद वो उसे पूरी की पूरी योजना बताता है। रोड्रिगो से कहता है कि कैसियो जो है वो शराब पीने का आदी है। रोड्रिगो जाए और उसको शराब पिए उसके साथ बैठ करके, और इतनी शराब पिलाए कि वो अपना होशो हवास खो बैठे, और जो है इसके बाद झगड़ा जो है उत्पन्न कर दो, शोर शराबा कर दो। और इससे जब वो ऐसा करेगा, झगड़ा करेगा, शोर शराबा करेगा या तुमको मारेगा, तभी ओथेलो आएगा और कैसियो को उसके पद से हटा देगा। और ऐसा ही होता है। अब यागो अकेला है और फिर इसके बाद में वह एक फिर से कुछ एक षड्यंत्र रचता है। वह कहता है कि निश्चित रूप से कैसियो व डेस्डेमोना के मध्य कोई प्रेम की गुप्त भावना है, कोई प्रेम संबंध है, उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। ओथेलो के विनाश की अपनी योजना में इस प्रयोग को करने के लिए वह निर्णय करता है क्योंकि उसे संदेह है कि ओथेलो के एमिलिया के साथ भी संबंध है। क्योंकि यहाँ पर जो यागो है वो ये भी संदेह करता है कि ओथेलो के हमारी पत्नी एमिलिया के साथ भी नाजायज संबंध हैं। इसके बाद जो है वह इस बात का बदला लेगा। ओथेलो को ये विश्वास दिलाएगा कि डेस्डेमोना कैसियो को प्रेम करती है, उसने उसे भ्रष्ट कर दिया है। और वो इस बात की कसम खाता है कि वह आने वाले समय में ओथेलो को ये विश्वास दिला देगा कि जो डेस्डेमोना है वह ओथेलो को धोखा दे रही है, हकीकत में शादी तुमसे की और प्यार वो कैसियो से कर रही है। देखो किस तरीके से वो षड्यंत्र रचता है। इसी के साथ ये सीन की समाप्ति हो जाती है। तभी एक्ट सेकंड ही चल रहा है अभी, लेकिन सीन सेकंड चलेगा। अब कहानी की शुरुआत जब एक्ट सेकंड और सीन सेकंड से होती है, तो देखो एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में क्या कहानी चलती है। ये बहुत छोटा सा दृश्य है। ओके, ओथेलो साइप्रस का एक्ट सेकंड और सीन सेकंड सबसे बहुत छोटा सा दृश्य दिखाया जाता है। ये सीन सेकंड में जो ओथेलो साइप्रस का सर्वोच्च कमांडर बना दिया गया है, तुर्कों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली गई है। अतः ओथेलो इस अवसर पर उत्सव की घोषणा करता है। वह चाहता है कि वह स्वयं भी उन सभी लोगों के साथ आनंद में भाग लेगा और साथ ही वह अपना डेस्डेमोना के साथ विवाह का उत्सव भी मनाएगा। क्योंकि विवाह के तुरंत बाद हम लोग यहाँ चले आए थे, हमने कोई उत्सव भी नहीं मनाया, तो चलो इस विजय यानी कि साइप्रस पर युद्ध का जो खतरा था वो भी टल गया, इस बात की खुशी और डेस्डेमोना से मेरी शादी हो जाने की खुशी डबल धमाल करेंगी। प्रत्येक नागरिक रात्रि 11 बजे तक भोजन का आनंद उठाएगा और इस प्रकार संपूर्ण जो वातावरण होगा वो अत्यधिक आनंदमय रहेगा, बहुत ज़्यादा आनंदित हो उठेगा। ऐसी कहानी एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में चलती है। इसी के साथ ये जो सीन सेकंड होता है वो समाप्त हो जाता है। अब कहानी
एक्ट सेकेंड ही है, सीन थर्ड चलेगा। तो एक्ट सेकेंड और सीन से थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिएगा सीन थर्ड हमारा क्या कहता है। सीन थर्ड में कहानी थोड़ा चेंज हो जाती है। साइप्रस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के पश्चात ओथेलो यहाँ पर साइप्रस पर इनने पूरा का पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इसके बाद ओथेलो कैसियो को उस द्वीप में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंप देती है। ये जो ओथेलो होता है वो कैसियो को साइप्रस द्वीप में लॉ एंड ऑर्डर का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देता है कि आपको यहाँ की शांति व्यवस्था देखनी है, और साथ ही उसे ये चेतावनी भी देता है कि वह स्वयं को अत्यधिक शराब पीने में व्यस्त ना करे। कौन? ओथेलो। किससे? कैसियो से। यागो कैसियो व ओथेलो दोनों का विश्वास जीतने में सफल हो जाता है। ये जो यागो होता है, ये देखो अगर हकीकत में हम बात करें तो ये इसको भी हेट करता है और इसको भी हेट करता है, लेकिन ये कैसियो का भी विश्वास जीतने में सफल हो जाता है और ओथेलो का भी। ये ट्रस्ट करने लगते हैं किस पे? यागो पर। अतः कैसियो यागो की व्यवस्था स्थापित करने में उसका सहयोग करने का आदेश देता है और वह स्वयं प्रशासन से संबंधित अन्य मामलों की देखरेख करेगा। डेस्डेमोना तथा ओथेलो के वहाँ से चले जाने के बाद यागो उस महिला के बारे में कैसियो से बात करता है। यागो उसका उद्देश्य यह है कि कैसियो उसके संबंधों में अपनी भावनाएं प्रकट करे और उसकी प्रशंसा करे, जिससे वह जो कुछ भी कहेगा उसकी गलत व्याख्या की जा सके। उसके बातों के मध्य ही हम देखते हैं कि कभी कभी कैसियो अपनी किसी दुर्बलता के प्रति अपराधी अनुभव करता है और समझता है कि वह इस शक्तिशाली पद के योग्य नहीं है। इस मानसिक स्थिति में वह शराब पीता है और बिना बात क्रोधित हो जाता है। यद्यपि अपने हृदय में उसे इस बात का ज्ञान है कि वह गलत कर रहा है। वह अब इतना पिए हुए है कि वह ठीक प्रकार से अपनी ड्यूटी भी नहीं कर पाता, क्योंकि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। अतः उसे जहाँ होना चाहिए वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। अब यागो बहुत तीव्रता से मोन्टानो को पथभ्रष्ट करता है। किसको? मोन्टानो को पथभ्रष्ट करता है और उसे कैसियो के विरुद्ध भड़का देता है, विरुद्ध कर देता है। कौन? यागो। किसको? मोन्टानो को, जो कि पहले साइप्रस का गवर्नर था। वो कैसियो के विरुद्ध उसके लिए भड़का देता है। एक ओर वह कैसियो के महान सैनिक गुणों की प्रशंसा करता है तो दूसरी ओर स्पष्ट रूप से ये भी इशारा कर देता है कि वह अत्यधिक शराब का आदी है और इस प्रकार वह मोन्टानो को एक गलत विश्वास दिला देता है। ये विश्वास दिला देता है कि कैसियो शांति स्थापित करने के कार्य के अयोग्य है। कैसियो जो है इस मुल्क में शांति स्थापित नहीं कर सकता। वो खुद शराब का बहुत बड़ा आदी है। मोन्टानो समझता है कि इस संबंध में ओथेलो को चेतावनी देना अच्छा होगा, इस संबंध में ओथेलो को बता देना ठीक रहेगा। अब ये क्या करता है कि जो रोड्रिगो होता है वो कैसियो के पीछे भेजा जाता है। किसको? रोड्रिगो को। किसके पीछे लगा दिया जाता है? इसको। किसके? कैसियो के पीछे लगा दिया जाता है, जो पहले से ही पिए हुए था। ओके। यागो को आशा है कि इस प्रकार उसके और कैसियो के बीच अभी लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होगा। यागो और मोन्टानो अचानक किसी व्यक्ति की सहायता के लिए जोर की चिल्लाहट सुनते हैं और देखते हैं कि कैसियो पागलों की तरह रोड्रिगो के पीछे दौड़ रहा है। यानी कि यागो की वो पूरी की पूरी जो चाल थी, जो प्लान था, जो षड्यंत्र था, वो कामयाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि यागो ने ही रोड्रिगो से कहा कैसियो को खूब दारू पिलाओ। कैसियो टुल्ल हो गया। तो
अब ये क्या करता है कि ये भड़काता है पहले तो, ओके। इसके बाद में रोड्रिगो को कुछ ऐसा करने को कहता है जिससे कि कैसियो को गुस्सा आए, और यहाँ पर रोड्रिगो उससे गुस्सा दिलाने में कामयाब भी हो जाता है। तो कैसियो रोड्रिगो को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है। अब जब रोड्रिगो को वो मार रहा होता है तो ये चीख रहा होता है बुरी तरह से, ओके। पागलों की तरह रोड्रिगो के पीछे दौड़ रहा होता है, उसे पीटने की सौगंध लेता है। कौन? कैसियो। कहता है मैं कसम खाता हूँ तुझे मारूंगा ज़रूर। फिर वह उस पर वार करता है। तब जब मोन्टानो उसे शांत करने का प्रयत्न करता है, जो कि मोन्टानो कौन होता है? साइप्रस का बहुत पहले, ओके, ओथेलो से पहले का गवर्नर होता है। तो मोन्टानो उसे शांत करने का भी प्रयत्न करता है, तो वह उससे भी लड़ने लगता है। कौन? कैसियो मोन्टानो से भी झगड़ा करने लगता है। अपने षड्यंत्र के अनुरूप यागो रोड्रिगो से कहता है कि वह जाकर शोर मचाए कि सड़कों पर अत्यधिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। अब यागो रोड्रिगो से कहता है कि तुम जाओ सड़क पर जोर जोर से चीखने लगो जाकर के कि यहाँ पर तो जंगल राज आ गया है, यहाँ पर तो कोई किसी को जीने नहीं देगा, ये वो तमाम तरीके से चीखने के लिए कहता है। रोड्रिगो जो है रोड पर जा कर के चीखना शुरू कर देता है, शोर शराबा करना शुरू कर देता है। तो सारा शहर, ओथेलो तथा उसके सभी सेवक जाग जाते हैं। और जनरल इस समय असमय उसकी अपनी अभी अभी सोया ही था कि उसकी फिर से नींद खुल गई, और नींद में व्यवधान पर वह बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है कि मेरी नींद में भी व्यवधान डाल दिया, कौन है ये शोर शराबा जो कर रहा है इतनी रात को। ओथेलो मोन्टानो तथा कैसियो को तुरंत रुकने की चेतावनी देता। ओथेलो, अब तीन ये लड़ रहे होते हैं, कौन कौन? ओथेलो लड़ रहा होता है, मोन्टानो लड़ रहा होता है, और कैसियो लड़ रहा होता है, और रोड्रिगो। ये सभी, सॉरी, मोन्टानो, रोड्रिगो और कैसियो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी ओथेलो इन तीनों से अपनी लड़ाई को रोकने के लिए कहता है, अन्यथा उसे ही अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। ओथेलो इस तरीके की चेतावनी भी देता है वहाँ पर। यागो वहाँ उपस्थित है, वह उसी से पूछता है कि उनके बीच झगड़ा कैसे उत्पन्न हुआ। यागो इस अवसर की ताक में था, वह सारी घटना सुनाता है। परंतु कौन? यागो किसे सुनाता है? ओथेलो को। देखो कहानी कहाँ पहुँच गई। अब यागो ये बताकर, यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा कहते हैं, बड़ी चतुराई पूर्वक यागो ये टिप्पणी करता है कि वे तो मित्र थे, ये मात्र दुर्भाग्य है कि वे अचानक शत्रु बन गए। ये तो सब आपस में मित्र हैं, पता नहीं कैसे झगड़ बैठे एक दूसरे से, एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें खींच लेते हैं। इस स्थिति में कैसियो ओथेलो को संतुष्ट नहीं कर पाता है। वो कैसियो होता है, वो ओथेलो को सेटिस्फाई नहीं कर पाता क्योंकि वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका, और बार बार कमांडर से क्षमा मांगता है कि ठीक, कैसियो को क्षमा कर दो, उससे कोई गलती नहीं हुई। कौन? यागो ऐसी खाली बस दिखावा कर रहा है, वो हकीकत में उसे कैसियो को सजा दिलवाना चाहता है। ओके, मोन्टानो भी विस्तार से कुछ नहीं बता पाता, अतः यागो की बताई पूरी बात पर ओथेलो विश्वास कर लेता है। यागो यह बताकर कैसियो का पक्ष लेता है कि मनुष्य से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसे माफ़ कर दो, और यदि कैसियो ने कुछ किया है तो उसे क्षमा कर दिया जाए। ओथेलो उसे गंभीरता से ना ले, ऐसे करके बात करता है। ओथेलो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यागो कैसियो को बचा रहा है। यागो जो है वो कैसियो को बचा रहा है, कैसियो वास्तव में दोषी है, अतः वह अब उसका क्या करता है, अवसर नहीं रहेगा। इस प्रकार कैसियो को ओथेलो जो है उसके पद से हटा देता है। यद्यपि ये तनिक भी अपराधी नहीं है, जबकि यहाँ पर जो है कैसियो तनिक भी अपराधी नहीं है, लेकिन फिर भी ओथेलो जो है वो कैसियो को उसके पद से हटा देता है। मन ही मन में इधर यागो बहुत खुश हो रहा होता है। ओके, अतः यदि वह एक बार कमांडर से प्रार्थना करे तो सरलता से अपना पुनः स्थान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर अब ये क्या करता है, जो यागो होता है वो कैसियो को सलाह देता है
कि तुम कमांडर से यानी कि ओथेलो से बार बार प्रार्थना करो, हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारा पद वापस कर दे। ठीक है, लेकिन यहीं पर वो फिर से एक षड्यंत्र रचने लगता है। वो कहता है कि कैसियो से कहता है कि डेस्डेमोना तुम्हारी बहुत अच्छी मित्र हैं और शादी से पहले तुमने जो है ओथेलो और डेस्डेमोना को मिलाने में उनकी बहुत मदद की। अगर तुम अपने पद पर वापस होना चाहते हो तो डेस्डेमोना से कहो, वो अपने पति से कहेगी और ओथेलो अपने पत्नी की बात कभी नहीं टालेगा और कैसियो तुम्हें फिर से वो पद पर रख लेगा, वापस कर लेगा। लेकिन होता सब कुछ उल्टा ही है। देखो क्या होता है, जैसे ही कैसियो डेस्डेमोना के पास जाता है, उधर यागो ओथेलो से कह देता है देखो तुम घर से बाहर निकले और कैसियो तुम्हारे घर पर पहुंच गया, ये तुम्हारी उपस्थिति में डेस्डेमोना से मिलने जाता है। इस तरीके से भड़काता रहता है। तो देखो कहानी बड़ी पेचीदा हो जाती है। यहाँ पर यागो इस अवसर का लाभ उठाता है और उसे सलाह देता है कि वह जाकर डेस्डेमोना से सहायता की प्रार्थना करे। यदि वह ओथेलो से कहेगी तो वह उसे कैसियो को पुनः अपना पद बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ओथेलो उसे किसे अपनी पत्नी डेस्डेमोना से बहुत प्रेम करता है और उसकी किसी भी बात को मना नहीं करेगा। कैसियो को भी ये बात समझ आ जाती है और वो सहमत हो जाता है। वह वहाँ से चला जाता है। यागो अब वहाँ पर अकेला रह जाता है, जिसमें वह अपनी आगे आने वाले षड्यंत्रों के बारे में सोच रहा होता है। अब क्या होता है, कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। वह इस बात पर बहुत खुश है कि उसकी बदमाशी ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। उसने उन सब को मूर्ख बनाया है और साथ ही उन सब का उसने पूर्ण विश्वास भी प्राप्त कर लिया है। अब ये सब कहानी चलती रहती है। वे उसे सबसे अधिक ईमानदार समझते थे, उसकी बदमाशी पर कोई भी संदेह भी नहीं करता। वह अब भविष्य का क्रियाकलाप एकदम प्रकट कर देता है कि आगे की एक्टिविटी भविष्य में उसकी होगी क्या, उसका प्लान कैसे चलेगा। कैसियो अब डेस्डेमोना से प्रार्थना करेगा और वह इतनी सरल एवं दयावान है कि वह उसके पक्ष में ओथेलो से प्रार्थना करने हेतु तुरंत तैयार हो जाएगी। और जब ये तैयार हो जाएगी, इसी बीच मैं क्या करूँगा, ओथेलो को कानों में विष भर दूंगा, उसे उल्टी पट्टी पड़ा दूंगा, उसे ये विश्वास दिला देगा कि डेस्डेमोना कैसियो को प्रेम करती है। जैसे ही तुम घर से बाहर निकलते हो, कैसियो तुम्हारे घर पर डेस्डेमोना से मिलने पहुंच जाता है। इस प्रकार जब ओथेलो से कैसियो के बारे में बात करेगी और देखना वो अब तुमने ओथेलो ने जब कैसियो को बाहर निकाल दिया, ये बात डेस्डेमोना को अच्छी नहीं लगेगी और डेस्डेमोना तुमसे प्रेशर, ये बात कैसियो से कहता है कि तुम्हारी पत्नी अब कैसियो को वापस पद दिलाने के लिए तुम पर प्रेशर डालेगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी कैसियो को प्यार करती है। ओके, उसके गुण उन सब के लिए विनाशकारी बन जाएंगे। अब तो वह अपनी पत्नी एमिलिया को डेस्डेमोना के पास भेजने का निश्चय करता है, क्योंकि एमिलिया जो है वो डेस्डेमोना की मेड दिखाई जाती है इस नाटक में। ओके, उसे विश्वास है कि उसका ये भी प्लान निश्चित रूप से अंत में सफल हो ही जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड भी समाप्त हो जाता है। अब कहानी एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट की चलेगी। अगर हम एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट की बात करते हैं कि एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में क्या हुआ, सीन फर्स्ट में क्या हुआ दोस्तों, तो ये दृश्य आरंभ होता है जब कैसियो कुछ संतुष्ट है और यहाँ पर कुछ इस नाटक में संगीतकार दिखाए जाते हैं, म्यूजिशियन, उनसे बात कर रहा है और उनसे मुलाकात भी करता है, जाने के लिए कहता है, क्योंकि ओथेलो को अब और अधिक संगीत की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ विदूषक भी होते हैं जो वादा करते हैं कि डेस्डेमोना को ये सूचना अवश्य देगा कि कैसियो उससे मिलना चाहता है। इधर कैसियो डेस्डेमोना से मिलने का मन बना लेता है कि वो डेस्डेमोना से मिल करके अपनी सिफारिश ओथेलो से करवाएगा। यागो अपने षड्यंत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आता है। वह पहुंच जाता ओके, और ये सब चीज़ें देखने के लिए वो भी कैसियो के पीछे लगा रहता है। कैसियो उसकी जो यागो
पीछे पीछे षड्यंत्र रच रहा होता है। कैसियो को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है, अर्थात उसकी बात जो यागो की बदमाशी होती है उसके प्रति एकदम अज्ञान होता है, अनजान होता है, उसे बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं होता और निर्दोषता पूर्वक उसे सूचित करता है कि वह वहाँ डेस्डेमोना से मिलने आया। कैसियो वहाँ पर डेस्डेमोना से मिलने के लिए पहुँच भी जाता है और वह अपना प्रपोजल भी रख देता है कि किसी भी तरीके से अब उससे कोई गलती नहीं होगी, अर्थात अपने पति ओथेलो से कह करके उसे उसका खोया हुआ पद पुनः वापस दिला दो। अच्छा, यहाँ पर डेस्डेमोना भी उससे ये वादा करती है कि जितना भी जल्दी होगा उतना जल्दी वह जो है ओथेलो से इस चीज़ की प्रार्थना करेगी कि कैसियो को उसका पद वापस दिला दिया जाए। ओथेलो ने उसके प्रति अपना प्रेम स्वीकार किया और जितना जल्दी संभव होगा कैसियो को वापस लेने का वादा किया। कैसियो बहुत आज्ञाकारी दिखाया जाता है, उससे डेस्डेमोना के साथ निजी वार्ता की व्यवस्था कराने की प्रार्थना करता है। इमिलिया उससे वादा करती है कि उसके साथ और अपने साथ अंदर ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर कैसियो खुद डेस्डेमोना से मिल करके पूछना चाहता है, तो इमिलिया उसे अंदर ले जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पर सीन फर्स्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। एक्ट थर्ड का सीन सेकंड चलता है। एक्ट थर्ड का जब सीन सेकंड चलता है तो यहाँ पर यह मात्र कुल 7 पंक्तियों का बहुत ही छोटा सा दृश्य, ओनली 7 लाइन्स हैं। इस सीन में कुल 7 लाइन्स हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्ट थर्ड में जो सीन सेकंड है ओके, उसमें ओनली 7 लाइन्स का पूरा सीन दिखाया जाता है। ये मात्र 7 पंक्तियों का बहुत ही छोटा सा दृश्य है। ओथेलो को जो सीनेट से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं और वह सभी सुरक्षा प्रबंधों को स्वयं देखने की इच्छा प्रकट करता है। इस प्रकार वह कुछ समय के लिए महल से दूर रहेगा। वह कुछ नागरिकों के साथ चला जाता है। यह दृश्य भविष्य की घटनाओं में सहायता करता है। जब ओथेलो अचानक वापस आता है और डेस्डेमोना तथा कैसियो को एकांत में बातें करते देखता है, तो जो उसके इस संदेह की पुष्टि कर देता है कि इन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंध है, क्योंकि पहले ही यागो जो है वो ओथेलो के कानों में जहर उगल चुका था कि जब तुम बाहर चले जाते हो तो कैसियो तुम्हारी पत्नी डेस्डेमोना से तुम्हारी एब्सेंस में मिलता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक्ट थर्ड और सीन थर्ड की। ये जो सीन थर्ड है वो थोड़ा सा बड़ा है, ओके। इसमें क्या होता है, जो डेस्डेमोना होती है, ये जो डेस्डेमोना होती है और कैसियो, डेस्डेमोना और कैसियो ओथेलो के महल के बाग में एकांत में बात कर रहे हैं। ओथेलो के महल का एक गार्डन है, बाग है, उसमें ये दोनों लोग एकांत में बात कर रहे हैं। कैसियो की दयनीय प्रार्थना पर डेस्डेमोना उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाती है। कैसियो डेस्डेमोना से मदद के लिए गुहार करता है कि उसे अपने पति से सिफारिश कर दे उसकी, और उसका खोया हुआ पद वापस दिला दे। उसे विश्वास दिलाती है, यहाँ पर डेस्डेमोना भी विश्वास दिलाती है कि ठीक है, वह अपना भरसक प्रयत्न करेगी कि वह ओथेलो से कह करके उसका पद दोबारा वापस दिलाया जा सके। इमिलिया भी उसे एक कह करके सांत्वना देती है कि यागो भी कैसियो के अपमान के कारण बहुत दुखी है। फिर भी कैसियो उस पर दबाव डालता है कि वह इस मामले में तेजी से कोई कदम उठाए, और उसे विश्वास दिलाने के लिए डेस्डेमोना कहती है कि वह ओथेलो से लगातार प्रार्थना करती रहेगी जब तक तुम्हें तुम्हारा पद वापस नहीं मिल जाएगा। जब बार बार जो है डेस्डेमोना कैसियो की सिफारिश करने लगती है तो ओथेलो का जो शक होता है वो और गहरा होता चला जाता है कि हमारी पत्नी बार बार कैसियो की सिफारिश क्यों कर रही है। उसी बीच जो है ये
जो यागो होता है वो ओथेलो, जब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो यागो जो होता है ओथेलो को लेकर के महल पहुंच जाता है। उस समय कैसियो जो है डेस्डेमोना से बात करके उसके महल से बाहर निकलता है। जैसे ही ओथेलो घर पर पहुंचता है कैसियो चुपचाप वहां से निकल जाता है। यही उसकी गलती होती है। ओके, जबकि इन दोनों के बीच में कहीं कुछ भी नहीं होता। तो लेकिन यागो फिर भी ओथेलो को विश्वास दिला देता है, देखो जैसे ही तुम आए, अब तो आज तो तुमने रंगे हाथों भी पकड़ लिया, जैसे ही तुम आए कैसी हो देखो चुपचाप कैसे मुंह झुका करके बाहर चला गया। अब ओथेलो को बिल्कुल भी वहां पर विश्वास हो गया। अब वह डेस्डेमोना की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ठीक उसी समय यागो और ओथेलो वहां पहुंचते हैं और वे कैसियो को जाते हुए देखते हैं। यागो इसका भी दुरुपयोग करता है, उसे कैसियो की बदमाशी के रूप में व्याख्या कर देता है। ओथेलो यागो से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि क्या वहां से जाने वाला व्यक्ति कैसियो ही था पक्का। तो यागो ऐसा दिखाता है जैसे वह बहुत आश्चर्यचकित है, और यदि वह कैसियो ही था उन्हें देख करके उसे इस प्रकार चोरी से वहां से खिसकने का कारण क्या है मारा, कि ये चोरी चोरी क्यों छुप के जा रहा था वो, और उसमें नमक मिर्ची लगा देता है। इससे सिद्ध होता है कि किसी चीज़ का वह दोषी है। तुमसे कुछ छुपाया जा रहा है ओथेलो भाई। ओथेलो तुम्हारी पत्नी दुष्चरित्र पर मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है जब वह उसकी पत्नी पर लांछन लगाता है। ओके, अब उसे भी समझ आने लगता है कि लग रहा है डेस्डेमोना मुझको धोखा दे रही है, कि उसका संदेह विश्वास में अब बदल जाता है। डेस्डेमोना को अभी भी कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। उसका पति उसकी बफाई पर संदेह करता है कि तुम मुझे बेवफा क्यों समझ रहे हो। अतः जब ओथेलो वहाँ आता है तो वह उससे कैसियो को उसके पुराने पद पर वापस बुलाने के लिए जोर देती है। जैसे ही ओथेलो आता है डेस्डेमोना सिफारिश करती है कि कैसियो को पुनः वापस अपने पद पर रख लो। ओके, अपनी बात पर जोर देने के लिए वह उसे याद दिलाती है कि कैसियो ने उनके प्रेम की अवधि में उनकी बहुत सहायता की थी, हर कदम पर उसका सहयोग किया था। जब हम लोग की शादी नहीं हुई थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तब देखो किस तरीके से ओके उसने हम लोगों की मदद की थी। ऐसा अब उसका ऐसा दबाव और तो कुछ नहीं करता, बल्कि उसके अनैतिक संबंधों के बारे में ओथेलो का संदेह जो है वो बढ़ा रहा था। यह विचार उसके लिए बहुत घुटनपूर्ण था। ओथेलो अपने मन ही मन में इन चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहा था। उसके अंतर मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा था। वह इस व्यवहार से अत्यधिक खिन्न हो गया, नाराज हो गया, परेशान हो गया और कुछ पल के लिए अपने आप को अकेला रखना चाहता था। डेस्डेमोना अब भी निर्दोष है। वह सोचती है कि उसे अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ओथेलो अपने विचारों में खोया हुआ होता है, क्योंकि उसके मन में वो सब चीज़ें घर कर गई थीं, और जब किसी चीज़ पे शक हो जाए तो शक का कोई इलाज नहीं होता। ओके, इस सब चीज़ों के बारे में याको क्या सोच रहा है, परंतु वह घुमा फिरा कर बात करता है। वह बहुत ज़ोर से ये घोषणा करता है कि वह अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सिर्फ दिखावा कर रहा है यहाँ पर यागो, प्यार नहीं कर रहा है, अत्यधिक प्रेम नहीं करता। और ये दिखावा करके वह उसके संदेह को पुष्टि कर देता है। ओथेलो का मस्तिष्क अब भी ये सोचकर बहुत बेचैन है, उसका यागो जैसा मित्र भी उससे खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। उसके अद्भुत व्यवहार पर आश्चर्य करता है, परंतु कोई भी टिप्पणी करने के स्थान पर यागो केवल ये कहता है कि कैसियो अब भी वफादार है। वह ये भी कहता है कि ये सब निष्कर्ष और तुम्हारे जो मन में चल रहा है हो सकता है काल्पनिक हो, परंतु साथ ही साथ कैसियो व डेस्डेमोना के संबंधों से डरता भी है। यागो जानता है कि इससे उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, आग लग चुकी है, बस यही समय पेट्रोल डालने का। अतः वह उसे चेतावनी देता है ओके कि वह अपने ऊपर नियंत्रण रखे, क्योंकि ईर्ष्या मानव जीवन को सबसे बड़ी बुराई होती है। इस तरीके से जो है यागो ओथेलो को समझाने का प्रयत्न करता है कि अरे सेल्फ कंट्रोल रखना,
आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाना, ये वो इस तरीके से। और जब कोई सांत्वना देने लगता है, तुम्हें पता है गुस्से में कोई सांत्वना दे तो और गुस्सा आता है। ये ओथेलो के विरुद्ध एक इशारा था। यद्यपि यहाँ पर अगर मैं एक बात बता दूं कि वह अब भी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, भले ही उसे जेलसी थी, लेकिन ओथेलो अब भी अपनी पत्नी को बहुत ही प्रेम कर रहा था। ओथेलो उसे विश्वास दिलाता है कि वह अपने हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होने देगा, केवल एक ही भावना रखेगा। यदि वह ईर्ष्यालु है तो वह प्रेम त्याग देगा, एक समय में अपने दिल में एक ही चीज़ रखेगा। अगर वह डेस्डेमोना को प्यार करेगा तो 100% प्यार करेगा, और घृणा करेगा तो 100% घृणा करेगा। यागो ओथेलो को डेस्डेमोना के व्यवहार पर निगाह रखने की सलाह देता है। यागो ओथेलो से कहता है तुम डेस्डेमोना के बिहेव में क्या परिवर्तन हुए, चेंजेस क्या हैं, उस पर निगाह रखो। उसे इस संबंध में लापरवाह नहीं होना चाहिए। फिर वह डेस्डेमोना को अपमानित करने के लिए एक सामान्य टिप्पणी करता है कि वेनेशियन स्त्रियां वफादार नहीं होती, जो वेनिस की महिलाएं होती हैं वो वफादार नहीं होती, उनमें गुणों की कमी होती है। वे बहुत, और वैसे भी यहाँ पर यागो जो है वो स्त्रियों को लेकर के बहुत अच्छी छवि नहीं रखता है, बहुत अच्छे विचार नहीं रखता है। वे बहुत आसानी से अपने पति को धोखा दे देती हैं, जैसे डेस्डेमोना ये दिखाती है कि ओथेलो से वह बहुत डरती है। यागो एक उदाहरण देता है कि डेस्डेमोना ऐसी स्त्री है जो पहले अपने पिता को धोखा दे चुकी है। एकदम भड़काता है, हमने कहा नहीं आग लगी है, बस पेट्रोल डाल रहा है। वो कह रहा है यागो ओथेलो से कि देखो तुम्हारी पत्नी पहले अपने जो है पिता को धोखा दे चुकी है, जब वो अपने पिता की नहीं हो पाई तो तुम्हारी क्या खाक होगी, तुम्हें भी धोखा दे रही है ये। ओके, तो वह अपनी बातों से यागो ओथेलो पर बहुत अधिक प्रभाव भी डाल देता है, और इस तरीके से तर्क वितर्क करके ओथेलो को बिल्कुल भी विश्वास दिला देता है। और अब उसे विश्वास हो भी जाता है कि और ज़्यादा प्रेम जो है खतरा है, अब वो उससे घृणा करने लगता है। यागो अपने हृदय में अत्यंत बहुत मन ही मन में यागो इस बात को लेकर के बहुत खुश हो रहा है कि उसकी प्लानिंग एकदम सटीक चल रही है। ओथेलो का समस्त मानसिक जो शांति होती है वो अब तक भंग हो चुकी है पूरी तरीके से। ऐसा दिखता है कि दुर्भाग्य के प्रति उसे अब कोई सहानुभूति नहीं है, यानी कि सारी चीज़ें अब उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी हैं। पूरे जीवन को निराशा ने घेर लिया है। साहस रखने के लिए वो कहता है, परंतु साथ ही साथ उसे ये भी याद रखना चाहिए कि विवाह से पहले वह अनेक युवकों को अस्वीकार कर चुकी है, तुम्हारी पत्नी डेस्डेमोना। ओके, ओथेलो बहुत भद्दा बड़ी आयु का पुरुष है। ओके, अतः यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वह उससे ऊब गई है, और संभवतः अब वह किसी अच्छे विकल्प की तलाश में है। वह तुमसे अच्छा पति तलाशना चाहती है, जो उसे कैसियो के रूप में मिल गया है। इस तरीके से यागो खूब ही भड़काता है ओथेलो को, ओथेलो के जेहन में दिमाग में खूब ही जहर भर देता है। ओथेलो उससे प्रार्थना करता है कि वह एमिलिया को डेस्डेमोना के व्यवहार पर जासूसी के लिए लगा दे। अब ओथेलो कहता है यार ऐसा करो यागो भाई, तुम अपनी पत्नी एमिलिया को जो है हमारी पत्नी डेस्डेमोना की जासूसी करने के लिए लगा दो। ओथेलो अब इससे इतना ऊब गया है कि वह उसका साथ भी पसंद नहीं करता है, उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता अपनी पत्नी की। उसे वो खूबसूरत सूरत भी अब बदसूरत लगने लगी है। जब वह उसके सामने आती है तो वह कह देता है कि उसके सर में बहुत दर्द है, अतः वह उसके सर पर बांधने के लिए उसका रूमाल निकलवाती है। एक बार जो है शुरुआत में उन्होंने अपनी पत्नी को एक रूमाल दिया था गिफ्ट के तौर पे, परंतु ओथेलो उसे फेंक देता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। जब डेस्डेमोना वो रूमाल को लेकर के आती है तो ओथेलो उसको फेंक देता है और वो ज़मीन पर रूमाल गिर जाता है, जिसको जो एमिलिया होती है वो अपने हाथों में उठा ले जाती है और वो रूमाल ले जाकर के यागो को दे देती है। एमिलिया को क्या पता कि इस रूमाल से पूरा का पूरा तांडव होने वाला है। तो एमिलिया वहाँ से जाने के बाद यागो ये देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि अब ये रूमाल उसके हाथों में है, क्योंकि पहले से ही वह ओथेलो के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भर चुका है, जहर भर चुका है। अब बस उस क्रोध को, उस अग्नि को चिंगारी देने की ज़रूरत है, अधिक भड़काने की ज़रूरत है, और ये रूमाल जो है इस आग को भड़काने में सर्वश्रेष्ठ हथियार होगा।
इस क्रोध का संसार की कोई भी शक्तिशाली औषधि उपचार नहीं कर पाएगी। ओके, अब वह भविष्य में कभी भी शांतिपूर्ण नींद का आनंद नहीं ले पाएगा। खूब मन ही मन में अपने प्लान बना रहा है यागो। यहाँ पर बार बार डेस्डेमोना की अनैतिकता की बातें करके यागो उसे अधिकाधिक व्यथित कर देता है ओथेलो के। यहाँ तक कि ओथेलो अपनी ड्यूटी भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, परंतु अभी तक डेस्डेमोना की बेवफाई के प्रति वह पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो पाया है, पूरी तरीके से उसे विश्वास नहीं हो पाया है कि उसने उसको धोखा दिया है। लेकिन फिर भी उसने कहा इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि इस संतुष्टि देने के लिए डेस्डेमोना उससे दूर चली गई। यागो ओथेलो से कुछ झूठी और काल्पनिक कहानियां और बताता है और कहता है कि एक रात नींद में कैसियो ने उसे डेस्डेमोना समझा और उससे इस प्रकार व्यवहार किया जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है। पता नहीं कहाँ से बातें बना करके, कहानियां बना करके यागो ओथेलो को सुना रहा है। ओके, वह ये भी बताता है कि कैसियो को उसी रूमाल से अपना मुंह पोंछते देखा जो ओथेलो ने उसे अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में डेस्डेमोना को तुमने दिया था। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो जाओ, आज तुम घर पर जाना और डेस्डेमोना से उस रूमाल को मांगना। डेस्डेमोना के पास वो रूमाल नहीं होगा, क्योंकि जो रूमाल तुमने डेस्डेमोना को दिया उस डेस्डेमोना ने वही रूमाल जो है कैसियो को गिफ्ट कर दिया है। अब वो उसके पास रूमाल नहीं है। वो ऐसा ही करता है और वो कहता है कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, वो रूमाल निकाल करके ले आओ। तो ओथेलो कहती है वो रूमाल हमारे पास अभी नहीं है, वो कहीं गिर गया है, इस तरीके से कहीं खो गया है, मुझे याद नहीं कहाँ है। इस तरीके से ये जो तीसरा सीन होता है ये भी समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन देखो, एक्ट थर्ड ही चल रहा है लेकिन सीन फोर्थ है। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ देखो क्या चलेगा। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ हमारा कहता है जो डेस्डेमोना विदूषक, एक वहाँ पर विदूषक होता है, उससे बात करती है और चाहती है वह कैसियो को उसके पास भेज दी। वह बहुत परेशान हो जाती है। ओके, और जब उसे यह पता चलता है कि उसका रूमाल कहीं खो गया है, वह उसे ढूंढने में इमिलिया उसके समक्ष कुछ तथ्य प्रकट नहीं करती। उसने ये रूमाल उठाकर यागो को दे दिया था। अब इमिलिया को क्या पता कि इस रूमाल के कारण कि डेस्डेमोना को अपनी जान धोना पड़ेगी, जान से हाथ धोना पड़ेगा। इमिलिया वहाँ पर चुप रहती है, कुछ भी नहीं बताती। अगर इमिलिया वहीं पर ये बता देती तो कहानी शायद इतना आगे नहीं बढ़ती। डेस्डेमोना ये सोचकर बेचैन है कि ओथेलो उसके साथ बड़ा उदासीनता का व्यवहार कर रहा है, उससे ईर्ष्या कर रहा है और उसे गलत भी समझ रहा है। उसकी घृणा तथा उदासीनता उसके प्रति या ओथेलो डेस्डेमोना पर सीधे बेवफाई का आरोप नहीं लगाता, परंतु दोनों के मध्य तनाव बिल्कुल स्पष्ट है, एक दूसरे को बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं। इसके बाद में कैसियो को शीघ्र वापस बुलाने के लिए उस पर दबाव डालती रहती है और इस प्रकार हर कदम पर ओथेलो का संदेह जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। ओथेलो उससे रूमाल मांगता है जो उसने विवाह के समय डेस्डेमोना को दिया था, क्योंकि वह रूमाल कहीं खो गया है, अतः वह उसे प्रस्तुत नहीं कर पाती है। इस प्रकार ओथेलो का संदेह एकदम अब पक्का हो जाता है और बेचारी निर्दोष प्यारी सी डेस्डेमोना को कुछ भी पता नहीं है कि पर्दे के पीछे आखिर हो क्या रहा है। और उसे आश्चर्य होता है कि जो ओथेलो रूमाल जैसी छोटी सी चीज़ के लिए इतना बेचैन क्यों है, क्योंकि उसे क्या पता कि रूमाल को लेकर के उसके मन में क्या चल रहा है। ओके, इस पर ओथेलो डेस्डेमोना को बहुत भला बुरा भी बोलता है और बहुत बुरी तरह से अपमानित भी करता है। हम यागो अब आगे यहाँ पर यागो व कैसियो को बात करते हुए देखते हैं। उसे डर है कि कैसियो अपनी प्रार्थना ना त्याग दे, अतः वह उसे डेस्डेमोना से प्रार्थना करते रहने को उकसाता है कि यार जाओ, तुम डेस्डेमोना से फिर से कहो कि अभी तक तुम्हारा पद वापस क्यों नहीं मिला, फिर से कहो जा करके। लेकिन ये बेचारा जैसे ही जाता है फिर से वह ओथेलो को लेकर के घर पर पहुंच जाता है। तो ओथेलो से उसकी अब जैसे ओथेलो घर पर जाता है तो डेस्डेमोना फिर कहते ओथेलो से कि तुमने अभी तक कैसियो को उसका पद वापस नहीं दिया।
इस पर ओथेलो भड़क जाता है और गुस्सा आ जाता है और यागो बहुत ज़्यादा उधर प्रसन्न हो रहा होता है क्योंकि उसकी सब कुछ पूरी की पूरी प्लानिंग योजना के अनुसार ही चल रही होती है, अपने षड्यंत्र में सफल हो रहा होता है। डेस्डेमोना स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकती कि ओथेलो उसकी वफाई पर संदेह करेगा। अतः भाई ये कल्पना करता ही है कि उसके पति का एक क्रोध निश्चित ही उस द्वीप पर किसी प्रशासनिक या राजनीतिक समस्या का परिणाम है। उसे ऐसा लगा हो सकता है कि कोई राजनीतिक पॉलिटिकल समस्या हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हों। उसे क्या पता ये हमको ही लेकर के इतना परेशान है। डेस्डेमोना ने जो कुछ भी किया कैसियो उसके लिए उसका आभारी है। कैसियो की प्रेमिका बियांका उसके, अब यहाँ पर जो कैसियो की एक प्रेमिका दिखाई जाती है जिसका नाम होता है बियांका, उससे शिकायत करती है कि वह बहुत दिनों से अनुपस्थित है, अभी तक मिलने नहीं आया। पूछती है कि क्या वह किसी अन्य स्त्री के साथ तो व्यस्त नहीं हो गया है, तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आती है, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो। परंतु कैसियो बहुत व्यस्त और गंभीर है, वह उसे अनदेखा कर देता है। वह इस समय ओथेलो से मिलने के लिए उत्सुक है और बियांका को इस बहाने से वहाँ से भेज देता है कि वह उस रूमाल की कढ़ाई की नकल कर दे जो उसे अपने कमरे में मिला था, वही रूमाल जो कि डेस्डेमोना का था, ओथेलो ने डेस्डेमोना को दिया था। यहीं पर दोस्तों ये हमारा एक्ट थर्ड और सीन फोर्थ भी समाप्त हो जाता है। अब हम एक्ट फोर्थ और सीन फर्स्ट का जिक्र करेंगे, वो अगली वीडियो नंबर थर्ड में जिक्र करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ओके, एक्ट फोर्थ और सीन फर्स्ट का हम जिक्र नेक्स्ट वीडियो पार्ट थर्ड, तो इसका पार्ट थर्ड देखना मत भूलिएगा दोस्तों, पार्ट थर्ड में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।